हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th बीएसटी के जो लेसन 6 है वो हम लोग करेंगे। लेसन 6 का जो भी दो नंबर या सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको करेंगे। तो इससे पिछले क्लास में हमने पास तक कर लिया था, तो आज के वीडियो में हम लोग 6 नंबर करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो खास करके बोर्ड के लिए, स्पेशली तो बिहार बोर्ड के लिए कहेंगे। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड का भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसी में से ही पूछेगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर है आपका चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है नियुक्तिकरण यानी स्टेफिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है नियुक्तिकरण क्या है। ठीक है, नियुक्तिकरण क्या है, तो इसका जो आंसर है, किसी व्यवसाय में अथवा संस्था में विभिन्न पदों पर रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया को नियुक्तिकरण कहते हैं। किसी बिजनेस में अथवा संस्था में जो रिक्त पद पड़ा हुआ है, जो खाली पद पड़ा हुआ था, उन खाली पदों को भरना नियुक्तिकरण कहलाएगा। यह प्रबंध का प्रमुख कार्य है। नियुक्तिकरण जो है ना, ये प्रबंध का ही कार्य है। जैसे बताया था ना, प्रबंध का 5 कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, तो यह तीसरा कार्य है। ठीक है, याद रखना नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य है, तीसरा कार्य। ठीक है, तीसरा नंबर में यह है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति, विकास और उन्हें संगठन में बनाए रखने की क्रिया आती है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या होता है कि भविष्य के लिए कर्मचारी का चुनाव करना, उन्हें चुनाव के बाद प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, ठीक है, उसका विकास करना, ये सब आता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण की विशेषता अथवा प्रकृति बताएं। तो नियुक्तिकरण का आपसे विशेषता पूछे या प्रकृति पूछे, एक ही बात है। ठीक है, निम्न है। पहला, नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। देखिए नियुक्तिकरण क्या है, सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जैसे मान लें कि अभी सीट खाली है, नियुक्तिकरण करके सिलेक्शन कर दिए, फिर भविष्य में भी तो सीट खाली हो सकता है, फिर तो भविष्य में नियुक्तिकरण करना पड़ेगा। इसलिए नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया, लगातार जब जब जरूरत पड़ता है स्टाफ का नियुक्तिकरण करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है नियुक्तिकरण लोगों से संबंधित रखती है, संबंध रखता है। हाँ, नियुक्तिकरण में क्या होता है, पब्लिक को हटाया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए लोगों से संबंध है इसका। यह वर्तमान भावी आवश्यकता को पूरा करती है। नियुक्तिकरण क्या होता है, वर्तमान में अगर सीट खाली है तो वर्तमान भर देंगे, नियुक्तिकरण कर सकते हैं। फिर भविष्य में अगर सीट खाली होगा फिर से नियुक्तिकरण के द्वारा हम लोग सीट भर सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान और भविष्य के लिए हमेशा ये आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट, यह वर्तमान ये तो हो गया, यह सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि समाज के लोग कम कर रहे हैं, नियुक्त किसको देंगे, समाज के लोगों को, तो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है उत्तरदायित्व। ठीक है, इस पर आंतरिक और बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आंतरिक घटक हो या बाह्य घटक हो। 6 नंबर, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली है। या नियुक्तिकरण जो है ना, प्रबंध का एक क्या है, कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है नियुक्तिकरण के महत्व, नियुक्तिकरण के आवश्यकता। नियुक्तिकरण का महत्व पूछे, लाभ पूछे या आवश्यकता पूछे, सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए समझते हैं। निम्न है, पहला है संसाधनों का अधिकतम कुशलतम उपयोग करना। नियुक्तिकरण से क्या होता है, संसाधनों का संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम प्रयोग करना। जो संस्था में मौजूद है संसाधन, नियुक्तिकरण के द्वारा क्या होता है, उसका कुशलतम प्रयोग होता है। दूसरा है उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए। उत्पादन मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल क्या होगा, बनने लगेगा फैक्ट्री में। ठीक है, तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होता है इससे। तीसरा है योग्य कर्मचारी की खोज में सहायक। जिस काम के लिए हमको कर्मचारी चाहिए, जिस टाइप का कर्मचारी चाहिए, वो हम लोग नियुक्तिकरण के द्वारा चुन सकते हैं। ठीक है, चौथा है कर्मचारियों को अधिकता अथवा कमी को रोकना। ठीक है, कर्मचारी अगर ज़्यादा हो जाता है नियुक्तिकरण के द्वारा हम लोग छाट करके निकाल भी सकते हैं, घट जाता है तो नियुक्तिकरण द्वारा हम लोग ला भी सकते हैं। ठीक है, पांचवा है व्यावसायिक उपक्रमों की समस्याओं का समाधान करना। बिजनेस का जो उपक्रम का समस्या, ठीक है, उसका समाधान हम लोग नियुक्तिकरण के द्वारा कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया और कदमों को बताएं। तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया अथवा कदम निम्न है, इस पर आप लोग ध्यान ना दें। ठीक है, इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। 1 नंबर मानवीय संसाधन नियोजन। दूसरा भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, हस्तांतरण, पृथक किया जाना, निष्पादन मूल्य।
ये सब नियुक्तिकरण का प्रक्रिया अथवा कदम क्या हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं नियुक्तिकरण के अंतर्गत, क्या क्या काम होता है, ठीक है। प्रक्रिया अथवा कदम मतलब क्या क्या होता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत। मानव का संसाधन नियोजन करते हैं, भर्ती करते हैं, फिर उसका चयन करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसका ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम में लगा देते हैं, फिर काम सही ढंग से करता है कि नहीं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ये सब नियुक्तिकरण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियुक्तिकरण के तत्वों को बताएं, ठीक है। नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है, 3 तत्व है, याद रखना। नियुक्तिकरण का 3 तत्व है, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। नियुक्तिकरण का जो मेन स्टेप होता है ना वो 3 स्टेप होता है। सबसे पहले भर्ती करते हैं, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन वगैरह लेते हैं। उसके बाद चयन, उसमें से जो योग्य आवेदक हैं उसको छाट करके उसका सिलेक्शन करवाते हैं, फिर उसको काम के लिए ट्रेनिंग देते हैं, ठीक। 3 याद रखना। नियुक्तिकरण के कितने तत्व है, 3 तत्व। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन है भर्ती क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपका बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में जैसे जैसे कार्य का बोझ बढ़ता आता है वैसे वैसे मजदूरों और कर्मचारियों की क्या होती है, बहाली की आवश्यकता पड़ती है। और तब व्यवसाय या संस्था योग्य कर्मचारी की खोज करने के लिए अखबारों अथवा टीवी के माध्यम से अपने रिक्त पदों की जानकारी देती है और यहाँ आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार भर्ती का मतलब भविष्य के लिए कर्मचारी को खोज करना। देखिए भर्ती किसको कहेंगे, देखो नया नहीं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है उसमें थोड़ा कम स्टाफ चाहिए। जैसे तो बिजनेस का क्षेत्र बढ़ता है तो क्या होता है स्टाफ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है जो बिजनेसमैन है या कंपनी है वो सिलेक्शन करवाने के लिए अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से अपना जो खाली पद है, खाली सीट है, उसका कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देता है और कस्टमर को सेलेक्ट करवाता है। इसी को बोलेंगे भर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्ती के कौन कौन से स्रोत हैं। भर्ती के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब संस्था में जो खाली पद है उसमें हम लोग भर्ती किस टाइप से करते हैं, तो 2 तरीके से, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। भर्ती के 2 स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। अब आगे हम लोग समझेंगे कि आंतरिक स्रोत कौन है और बाह्य स्रोत क्या है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये समझिए भर्ती के 2 स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। भर्ती का स्रोत क्या होता है, मतलब जो संस्था में खाली पद पड़ा हुआ उसका भरपाई कैसे कर सकते हैं, तो 2 तरीका है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। अब ये भर्ती के आंतरिक स्रोत में कौन कौन से हैं, आंतरिक स्रोत क्या क्या होता है, ठीक है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत में निम्न है हस्तांतरण, मतलब कोई कर्मचारी काम कर रहा था उसका मान लो कि दिल्ली में सीट खाली पड़ा है तो मुंबई से ट्रांसफ़र करके दिल्ली में लगा दिए स्टाफ को, ठीक है। दिल्ली वाला सीट तो फुल हो गया तो हस्तांतरण इसको कहेंगे। पदोन्नति मतलब प्रमोशन कर दो किसी स्टाफ का, ठीक है। उसके बाद अस्थायी अलगाव, ठीक है। अस्थायी अलगाव मतलब प्रमोशन या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके ये सब होता है। चौथा है जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी को वापस बुलाना, मतलब अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ तो उसको वापस बुला करके, ठीक है, उस सीट का भरपाई कर सकते हैं। सेवा वृद्धि मतलब जिसका 60 साल पूरा हो गया उसका और टाइम बढ़ा दिए, ठीक है। इस तरह से ये भर्ती के आंतरिक स्रोत हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोत में क्या होता है, कोई नया कर्मचारी बहाल नहीं किया जाता है बल्कि जो संस्था के अंदर कर्मचारी है उन्हीं को एडजस्ट कर लिया जाता है। इसको बोलेंगे भर्ती के आंतरिक स्रोत। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि भर्ती के बाह्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो भर्ती के बाह्य स्रोत निम्न है। पहला, पूर्व के कर्मचारी, यानी जो कर्मचारी पहले काम करके रिटायर कर चुका है या किसी कारणवश छोड़ दिया उसको वापस बुला लेंगे। ऐसा इसलिए करता है कंपनी ताकि उसको ट्रेनिंग वगैरह नहीं देना पड़ता है, ठीक है। पूर्व के कर्मचारी को जब बुला करके भर्ती करते हैं वो भर्ती के बाह्य स्रोत हो गया। वर्तमान कर्मचारी के मित्र और रिश्तेदार, जो कर्मचारी फिलहाल काम कर रहा है कंपनी में उसका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है उनको लेकर के अगर भर्ती करते हैं तो ये भर्ती के बाह्य स्रोत हो जाएगा। अगला है कारखाने के फाटक पर भर्ती, कारखाना का जो फाटक है उस पर भर्ती कर देंगे। रोजगार कार्यालय, ठीक है, रोजगार कार्यालय खोल करके भर्ती कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापन से भर्ती करवा सकते हैं, श्रम संघ से भर्ती करवा सकते हैं, श्रम ठेकेदार मतलब श्रम संघ मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर भी हम लोग कर्मचारी का बहाल कर सकते हैं। 2-4 महीना के काम है, बाहर से बुला लिया आदमी, 2-4 महीना पूरा हो गया फिर उसको बाहर भेज दिया, ठीक है, या किसी खास उद्देश्य के लिए उसको ठेके पर रख सकते हैं, ठीक है, ठेकेदार। उसके बाद प्रकाशन, वेब प्रकाशन, उसके बाद कैंपस भर्ती, प्रशासन भर्ती। तो देखो बेसिकली भर्ती के आंतरिक स्रोत किसको कहेंगे, जब संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति संस्था के अंदर के लोगों से किया जाता है उसको बोलेंगे भर्ती के आंतरिक स्रोत। और भर्ती के बाह्य स्रोत किसको कहेंगे, जब संस्था में रिक्त पदों की भर्ती बाह्य लोगों से किया जाता है, नए नए कर्मचारियों को बुला करके किया जाता है, उसे कहेंगे भर्ती के बाह्य स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं 10 नंबर।
कर्म चयन से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चयन, चयन मतलब सिलेक्शन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चयन से आशय जो आवेदक बड़े पैमाने पर स्थानीय आवेदन दिया है, मतलब जो व्यक्ति एप्लीकेशन किया है उनमें से योग्य आवेदकों को छांटना और उसे संस्था में लिखित या इंटरव्यू के लिए बुलाना चयन कहलाता है। यानी जो व्यक्ति एप्लीकेशन किया है उनमें से जो योग्य आवेदन है, जितना क्वालिफिकेशन वाला हमको स्टाफ चाहिए, उतना क्वालिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है आवेदक का, उसको छांटना और उसको संस्था में लिखित या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाना, इसको बोलेंगे चयन। ठीक है, अर्थात चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि चयन जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, संस्था में जो खाली पद भरा हुआ, खाली सीट है, उसको हम लोग भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझते हैं। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या क्या है? चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या क्या है, मतलब चयन जो होता है, सिलेक्शन जो होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेप है? तो निम्न है। पहला होता है आवेदन पत्रों की जांच, जो भी एप्लीकेशन आया था उसको जांच करेंगे पहले। दूसरा है प्राथमिक साक्षरता, मतलब कितना क्वालिफिकेशन वगैरह है। ठीक है। तीसरा रिक्त आवेदन पत्र भरा जाना, मतलब जो खाली जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भरवाना लोगों से। ठीक है। रोजगार परीक्षा, फिर उसको लिखित अथवा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाना। ठीक है। रोजगार विभाग द्वारा साक्षात्कार, जो रोजगार विभाग है उनको ट्रेनिंग वगैरह देगा। ठीक है। अगला है संदर्भों की जांच, मतलब जो भी वो एप्लीकेशन वगैरह किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किया है, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी वो अपने बारे में नहीं बोलता है, रिज्यूम का जांच करना। ठीक है। शारीरिक परीक्षा मतलब हेल्थ टेस्ट, ठीक है, मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना। ठीक है। कहीं बीमार कर्मचारी आ गया तो फिर नुकसान है ना, इसलिए। आठवां है नियुक्ति पत्र का निर्गमन। फाइनली ये सब में अगर पास हो जाता है, ये 7 स्टेप अगर पार कर जाता है कोई कर्मचारी, तो उसको नियुक्ति पत्र देना। ठीक है, कि जॉइनिंग लेटर इशू कर देना। फिर कार्य पर नियुक्ति करना, मतलब कार्य पर लगाना। लेकिन कार्य पर लगाने से पहले एक इसमें प्रशिक्षण भी होता है। ठीक है। जब किसी भी स्टाफ को नया नया सिलेक्शन हो जाता है तो उसको काम के बारे में जानकारी वगैरह देते हैं, प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग। ठीक, चलिए, तो ये हो गया भर्ती के आपके चरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्ती और चयन में अंतर बताइए। देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो अंतर का आधार है भर्ती और चयन। अंतर अर्थ के आधार पर इन दोनों में अंतर क्या है? भर्ती का अर्थ भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को आवेदन के लिए, हाँ चलिए, भर्ती और चयन में अंतर, भर्ती और चयन में अंतर निम्न है। तो पहला अंतर है इन दोनों के बीच अर्थ के आधार पर। तो भर्ती का अर्थ भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को आवेदन के लिए प्रेरित करना। भर्ती का अर्थ मतलब ये हुआ कि भविष्य में जो कर्मचारी आएगा या फिर जो खाली पद पड़ा हुआ है उनमें से जो कर्मचारी एप्लीकेशन दिया है उनकी एप्लीकेशन को छांटना। जबकि चयन का अर्थ योग्य आवेदकों में को छांटना और उन्हें टेस्ट के लिए सूचना देना। देखिए भर्ती का मतलब ये हुआ कि जो भी कर्मचारी एप्लीकेशन किया है उसमें से जो योग्य एप्लीकेशन है उसको छांटना। ठीक है। और चयन का मतलब ये हुआ कि जो योग्य एप्लीकेशन छांट करके रखे हैं उन लोगों को लिखित अथवा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाना। ठीक, उद्देश्य के आधार पर इसका अंतर समझते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर अंतर है, भर्ती का उद्देश्य अधिक से अधिक आवेदकों को आवेदन के लिए आकर्षित करना। भर्ती का उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अपने यहाँ एप्लीकेशन करना। ठीक है, ताकि उसमें से योग्य आवेदन हम लोग छांट सकें। ठीक है। चयन का उद्देश्य क्या होता है? कि श्रेष्ठ आवेदकों को छांटना। भर्ती का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन एकत्रित करना और चयन का उद्देश्य क्या होता है? उन एप्लीकेशन में से जो योग्य एप्लीकेशन है उसको छांटना। ठीक, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, क्रम के आधार पर अंतर। तो भर्ती का क्रम चयन से पहले होता है, यानी भर्ती क्या होगा? पहले चयन से पहले भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है? इसका चयन होता है। भर्ती का क्रम चयन से पहले आता है और चयन का अर्थ क्या होता है? भर्ती के बाद, यानी पहले भर्ती होता है फिर उसका चयन होता है। ठीक, भर्ती मतलब एप्लीकेशन लेना। ठीक है। आगे है संस्था के संख्या के आधार पर अंतर। तो भर्ती में आवेदकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए भर्ती जब करवाते हैं, कोई भी सीट मेरा खाली पड़ा है तो एप्लीकेशन हम अनलिमिटेड ले सकते हैं। अगर मेरे पास 10 सीट खाली है तो 50 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन, 10 एप्लीकेशन, 10 करोड़ एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जबकि चयन में आवेदकों की एक निश्चित संख्या छांटी जाती है। भर्ती के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन ले सकते हैं, सीट जितना है उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन जब चयन करेंगे ना, जितना सीट है, जितना सीटों की संख्या सीमित है उतना ही सीट हम ले सकते हैं। ठीक है, उतना सिलेक्शन यानी भर्ती चयन करवा सकते हैं। खर्चीला, तो भर्ती चयन से कम खर्चीला पद्धति है। भर्ती जो है ना वो चयन से कम खर्चीला है और चयन भर्ती से भी ज़्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि भर्ती के बाद ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ता है। ठीक, चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं, प्रशिक्षण क्या है। देखिए प्रशिक्षण मतलब क्या हुआ, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या, ठीक है। तो किसी व्यवसाय अथवा संस्था में नए कर्मचारियों को काम में लगाने से पहले उसे काम के बारे में जानकारी देना प्रशिक्षण कहलाता है। यानी किसी बिजनेस में या संस्था में कर्मचारी का जब सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद उस कर्मचारी को जो काम करवाना है कर्मचारी से, उन कामों के बारे में कर्मचारी को जानकारी देना, यानी कि कर्मचारी को काम के बारे में ट्रेनिंग देना प्रशिक्षण कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है, सतत प्रक्रिया, लगातार स्टाफ को ट्रेनिंग देते रहना पड़ता है, ठीक है। सतत प्रक्रिया है जिससे कर्मचारी के काम करने की योग्यता और कुशलता में वृद्धि हो। प्रशिक्षण जो होता है ना, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलेगा तो कर्मचारी का कार्य क्षमता में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। आगे समझते हैं, प्रशिक्षण के लक्षण अथवा विशेषता अथवा प्रकृति बताए। प्रशिक्षण के आपके लक्षण पूछे, विशेषता पूछे, प्रकृति पूछे, एक ही बात है। तो निम्न है, पहला, प्रशिक्षण से ज्ञान और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। देखिए प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देंगे तो स्टाफ को क्या होगा, ज्ञान मिलेगा और स्टाफ का काम करने का क्षमता में वृद्धि होगा, ठीक है। उसके दूसरा पॉइंट है कि प्रशिक्षण संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायकता होता है। देखिए अगर ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, जो संस्था है, जो कंपनी है, कंपनी के लिए भी फायदा है और जो कर्मचारी है उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि कर्मचारी को काम आसानी से जानकारी मिल जाता है कर्मचारी को काम करने का, तो वो काफ़ी कुशलतापूर्वक काम कर सकता है। इससे संस्था को भी लाभ होता है, ज़्यादा माल सेल होता है, ठीक है। अगला है, प्रशिक्षण लगातार दिए जाने वाली प्रक्रिया। प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है ना, लगातार दिए जाने वाली प्रक्रिया है। अगला है, प्रशिक्षण प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग प्रबंध का, चाहे वह उच्च लेवल का कर्मचारी हो, हाई लेवल का कर्मचारी, मिडिल लेवल का कर्मचारी या लो लेवल का कर्मचारी, सभी के लिए क्या होता है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग आवश्यक है। पांचवा है, प्रशिक्षण नए एवं पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है, जो नया कर्मचारी है उनके लिए भी आवश्यक है, जो पुराना कर्मचारी है उनके लिए भी आवश्यक है, ठीक है। हाँ, अगला है छठा, प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न है। देखिए प्रशिक्षण का मतलब पढ़ाना लिखाना नहीं, सॉरी, जो काम कर रहे हैं ना, जो काम करवाना है स्टाफ से, उन कामों के बारे में जानकारी देना, ये प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग शिक्षा नहीं देना है, बस काम के बारे में जानकारी देना है। अगला है, प्रशिक्षण विकास से भिन्न है। प्रशिक्षण मतलब विकास करना नहीं लोगों का, बल्कि वो विकास से भी भिन्न है और शिक्षा से भी भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। 15 क्वेश्चन, प्रशिक्षण के महत्व को बताएं। प्रशिक्षण का महत्व क्या है, लाभ क्या है। कंपनी वाला इतना खर्चा करके प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है स्टाफ को, इससे कंपनी को लाभ क्या है। तो पहला है, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होता है। ट्रेनिंग से उत्पादन भी ज़्यादा होता है और उत्पादकता, उत्पाद करने का क्षमता भी कंपनी का बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है, संसाधनों का सही उपयोग होता है, मतलब संस्था में जो भी उपलब्ध मटेरियल है, कच्चा माल, उसका सही तरह से उपयोग होता है। तीसरा है, दुर्घटना में कमी। कर्मचारी को अच्छी तरह से अगर काम के बारे में जानकारी मिलेगा, फैक्ट्री का नॉलेज होगा, तो क्या दुर्घटना होगा, दुर्घटना में से कमी होता है, ठीक। अगला पॉइंट है कि श्रम समस्याओं में कमी। जो लेबर को समस्या होता है काम करते समय, सारा समाधान हो जाता है। पांचवा है, निरीक्षण लागत में कमी। निरीक्षण लागत में कमी मतलब देखभाल करना नहीं पड़ता है, चलो स्टाफ पर छोड़ दिए, वो अच्छी तरह से तो काम करेगा ही क्योंकि उसको जानकारी है। छठा है, कार्य की श्रेष्ठ किस्म, मतलब कर्मचारी जो काम के बारे में उसको नॉलेज दे दी है ना, ट्रेनिंग दे दी है, तो वो अच्छी तरह से काम अपना करेगा। स्थिरता तथा लोच में वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की 2 विधि बताएं। तो प्रशिक्षण का 2 विधि निम्न है। पहला, कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य से दूर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण 2 प्रकार, ट्रेनिंग 2 प्रकार का होता है। पहला ट्रेनिंग, काम करते समय स्टाफ को ट्रेनिंग दो। दूसरा ट्रेनिंग, काम जहाँ होता है ना, काम करने से, काम जहाँ होता है वहाँ से अलग ट्रेनिंग दो, ठीक है। प्रशिक्षण 2 प्रकार का। पहला समझते हैं, इसमें हम लोग कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से बाहर प्रशिक्षण, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो अंतर निम्न है। पहला अंतर, आज के आधार पर कार्य के साथ साथ लिए गए प्रशिक्षण को कार्य पर प्रशिक्षण कहते हैं। यानी जब कर्मचारी को काम करते समय ट्रेनिंग दे दिया जाता है, उसको बोलेंगे कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य से अलग एक अन्य स्थान पर प्रशिक्षण देना कार्य से दूर प्रशिक्षण कहलाता है। जहाँ कर्मचारी काम करता है वहाँ नहीं, अलग से उसको ट्रेनिंग देना, ये कार्य से अलग प्रशिक्षण कहलाएगा, दूर प्रशिक्षण कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, ज्ञान के आधार पर अंतर। इसमें व्यवहारिक ज्ञान अधिक और सैद्धांतिक ज्ञान कम होता है। यानी अगर कार्य पर प्रशिक्षण देंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा और थ्योरिकल नॉलेज कम होगा, ठीक है, ये फायदा है। जबकि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान ज़्यादा अधिक और व्यवहारिक ज्ञान कम होगा। यानी कार्य से अगर दूर प्रशिक्षण देंगे तो कर्मचारी को थ्योरिकल तो ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ज्ञान
कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। उद्देश्य के आधार पर कार्य पर प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्य सीखने के साथ साथ आय प्राप्त करना है। देखिए, कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब ये हुआ कर्मचारी को काम भी सीखा और पैसा भी दे। कार्य से दूर प्रशिक्षण का उद्देश्य सीखने का उद्देश्य क्या होता है, कार्य सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कार्य पर प्रशिक्षण मतलब कमाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी मिलना, और कार्य से दूर प्रशिक्षण के साथ मतलब ये हुआ कमाई नहीं हुआ बल्कि सिर्फ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ। अगला है साधन के आधार पर। तो कार्य पर प्रशिक्षण कार्य के साथ आय प्राप्त का साधन है। कार्य पर प्रशिक्षण ये क्या होता है, कार्य के साथ साथ आय प्राप्त करने का साधन होता है। इसमें केवल प्रशिक्षण संबंधी सिद्धांतों की प्राप्ति के साधन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। गति के आधार पर देखिए अंतर। तो कार्य पर प्रशिक्षण कार्य के बीच प्रशिक्षणार्थियों को मौजूदा कार्य की गति धीमी हो जाता है। देखिए, अगर कार्य पर प्रशिक्षण देंगे, काम करते समय अगर स्टाफ को ट्रेनिंग दे तो स्टाफ का काम करने का स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगा। कार्य पर दूर यानी कार्य से दूर प्रशिक्षण में कोई कार्य रुकावट ना होने के कारण कार्य तेजी से चलता है। देखिए, अगर काम करते समय स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे तो काम का गति धीमी हो जाएगा, और कार्य से दूर अलग से अगर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे काम का जो है ना गति वो हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। कर्मचारी विकास क्या है? तो इसका आंसर है कर्मचारी विकास का मतलब कर्मचारियों की योग्यता कुशलता में वृद्धि करना। कर्मचारी विकास मतलब क्या होता है कि कर्मचारी की योग्यता और कर्मचारी का कार्य कुशलता में वृद्धि करना होता है, और यह काम को बंद करके नहीं किया जाता बल्कि काम करते हुए उसे काम के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी जाती है ताकि वह भविष्य में ऊंचा पद ग्रहण कर सके और उन्हें अच्छा वेतन मिल सके। यही कर्मचारी विकास है। देखिए, कर्मचारी विकास का मतलब ये हुआ कि जब कर्मचारी काम करता है, काम करते करते उसे छोटा छोटा काम के बारे में जानकारी दे और उसका प्रमोशन हो और उसको अच्छा वेतन मिले, यही हो गया कर्मचारी विकास। यानी कर्मचारी का पदोन्नति करना कह सकते हैं, या कर्मचारी को काम करते समय ट्रेनिंग वगैरह देना, उसका प्रमोशन कराना, सैलरी बढ़ाना, ये हो गया कर्मचारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती के बाह्य स्रोत क्या है? तो जब कर्मचारी की बहाली या कर्मचारी की पूर्ति बाहरी स्रोतों से की जाती है, अर्थात कंपनी के बाहर के लोगों से की जाती है, कंपनी के बाहर के लोगों को काम में रखा जाता है, तो कर्मचारी का वह स्रोत भर्ती के बाह्य स्रोत करता है। इससे भी पहले आपको बताए थे भर्ती के बाह्य स्रोत जब कंपनी में खाली पदों की पूर्ति संस्था के बाहर के लोगों से कराई जाती है तो उसको बोलेंगे भर्ती के बाह्य स्रोत। अब देखिए, प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या है? लगता है ना कि दोनों एक ही है। प्रशिक्षण और विकास दोनों में अंतर क्या है? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है, विकास मतलब थोड़ा पदोन्नति मतलब प्रमोशन होता है। देखिए, इसका अंतर समझते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। तो प्रशिक्षण का आशय ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कर्मचारी को ज्ञान, योग्यता और कुशलता में वृद्धि की जाती है। प्रशिक्षण का मतलब ये हुआ कि जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसका कार्य कुशलता में वृद्धि करना, ये हो गया प्रशिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, जबकि विकास एक नियोजित एवं संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए विकसित करना होता है। विकास का उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारी को विकास करना, मतलब एक तरह से प्रमोशन वगैरह करवाना। चलिए अगला है उद्देश्य के आधार पर अंतर। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए योग्य बनाना। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारी को किसी काम को करने योग्य बनाना, इसका उद्देश्य होता है। जबकि विकास का उद्देश्य कर्मचारी की क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। विकास का उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारी का जो क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है संबंध के आधार पर अंतर। प्रशिक्षण का संबंध मुख्यतः वर्तमान से होता है। प्रशिक्षण का संबंध वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में, जबकि विकास का संबंध वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है। प्रशिक्षण का संबंध केवल वर्तमान के लिए और विकास का संबंध वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए। ठीक है, चलिए क्षेत्र के आधार पर अंतर। प्रशिक्षण का क्षेत्र विकास से संकुचित होता है, मतलब विकास से छोटा होता है, जबकि विकास का क्षेत्र क्या होता है? प्रशिक्षण से ज़्यादा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। प्रशिक्षण का क्षेत्र विकास से छोटा और विकास का क्षेत्र प्रशिक्षण से ज़्यादा। अब लास्ट पॉइंट है अवधि। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है ना एक निश्चित समय के लिए दिया था। कोई नया स्टाफ सिलेक्शन करेंगे जितने की फिर थोड़ा उसको ट्रेनिंग देंगे, मतलब 2 महीना 3 महीना ऐसे करके। ठीक है, जबकि विकास निरंतर प्रक्रिया, विकास जो है ना कर्मचारी का प्रमोशन वगैरह होते रहता है। ठीक है, ये दोनों। चलो
तो यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और आप अगर नए आए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं